नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंशीधर भगत चुने गए प्रोटेम स्पीकर, 5वीं विधानसभा में विधायकों को दिलाएंगे शपथ। रंजीत रावत ने लगाए हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप, कभी दोनों की जोड़ी कहलाती थी जय वीरू की जोड़ी। खानपुर के नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार ने डीजीपी पर लगाए आरोप, कहा पहाड़ विरोधी है डीजीपी। काशीपुर में कांग्रेसी नेता पर नाबालिग किशोरी ने अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत को बताया रंगासिया, कहा जनता ने वोटों से दौड़ाला। कोटद्वार में खूनी संघर्ष मामले में 3 गिरफ्तार, तनावपूर्ण माहौल के बीच पीएसी तैनात। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश में 4थी विधानसभा का विघटन हो चुका है। अधिसूचना में 14 मार्च 2017 को गठित की गई 4थी विधानसभा को 11 मार्च 2022 से विघटित कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा की प्रदेश में जीत के बाद लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर कशमकश बरकरार है। ऐसे में खबर है कि राज्य में नई सरकार का गठन होली के बाद हो सकता है। प्रदेश की नवगठित विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर चुन लिए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ और नवनिर्वाचित विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। विधायक के रूप में चुनकर आए देश के चर्चित पत्रकार ने सबसे पहले युवाओं के हकों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। खानपुर नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार ने कहा कि वर्तमान डीजीपी पहाड़ विरोधी और युवा विरोधी है और उन्हें सरकार जल्द से जल्द डीजीपी पद से हटाए और उन्हें न हटाए जाने तक वो सरकार से सवाल करते रहेंगे कि आखिरकार पहाड़ विरोधी डीजीपी को तैनात क्यों किया हुआ है। डीजीपी को पहाड़ विरोधी और युवा विरोधी बताने पर उमेश कुमार ने इसके पीछे कई कारण गिनाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से युवाओं का शोषण हो रहा है। गरीब मध्य वर्ग के परिवारों के बच्चों को आउटसोर्सिंग कंपनियां लूटने का काम कर रही है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि पूर्व में जब इस संबंध में उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को इस आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ तमाम सबूत दिए, उसके बावजूद उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो साफ दर्शाता है कि इन भ्रष्ट कंपनियों को संरक्षण दिया गया। इसके मामले में कई बार मैंने डीजीपी को भी अवगत कराया, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा जो आज डीजीपी है वो खुद पहाड़ विरोधी है। मैंने कितनी बार डीजीपी के संज्ञान में ये मामला लाया और मैंने कितनी बार उनसे कहा, पर्सनली कहा कि डीजीपी साहब हमारे बच्चे ठगे जा रहे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ मैंने उनको दस्तावेज दिए, उनको मैंने व्हाट्सएप किए, मैंने उनको सब कुछ बताया, उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात, जब लेकिन सर एक मिनट उसके बाद जब मैंने उनको अवगत कराया तो उनको अवगत कराने के बाद तत्काल वो बच्चा बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त होने का भी पत्र मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं निकली। और ये सच्चाई है कि पहाड़ विरोधी डीजीपी है और है और है। मैं कहता रहूंगा क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिन मामलों में डीजीपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा उदाहरण तो आउटसोर्सिंग का है। आप क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करके आपने कंपनी को गिरफ्तार किया? क्यों नहीं आपने कोई कार्रवाई की? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन बड़े लोगों के साथ संलिप्त हैं। और मैं क्यों ना मानूं आपको संलिप्त, क्योंकि जब आपके संज्ञान में 20 मामले ला दिए गए तो आपने इन युवाओं का, हमारे पहाड़ के बच्चों का शोषण क्यों होने दिया? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके पास जवाब नहीं है इस बात का और आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे। विधानसभा में पूछूंगा ना, मैं भी देखता हूँ सरकार कैसे जवाब नहीं देती है। देहरादून के हिमालय पर्व फूलदेई के अवसर पर कर रंगोली आंदोलन एक रचनात्मक मुहिम के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से रंग बिरंगे फूलों से सजी टोकरियों को नौनिहालों द्वारा राजभवन और मुख्यमंत्री आवास तक ले जाया गया। इस बार गढ़वाल मंडल से रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल से अल्मोड़ा को प्रतिनिधित्व दिया गया था। राजभवन के बाद फुलारियों की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां पहले से अपने द्वार पर बच्चों के स्वागत में खड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फुलारियों का स्वागत किया और उन्हें परंपरानुसार गेहूं, चावल, गुड़ के अलावा अन्य उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रंगोली आंदोलन के संस्थापक और समाज सेवी शशि भूषण मठानी और उनकी पूरी टीम को फूलदेई संरक्षण अभियान के 18 वर्ष पूरे हो जाने पर अपनी ओर से वीडियो संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने मठानी द्वारा निरंतर चलाई जा रही मुहिम को सराहा। उन्होंने कहा कि आज इनके प्रयासों से फूलदेई एक बार फिर से जीवंत हो उठी है और अब न सिर्फ पहाड़ों में बल्कि देश विदेश में भी फूलदेई मनाई जाने लगी है। क्षमा देई ये अभियान पिछले 2004 से लगातार चल रहा है और 19 साल पूर्ण कर चुका है। मैं इस अवसर पर इस अभियान को जिन्होंने शुरू किया, ठाणी जी और उनकी पूरी टीम को और सभी बच्चों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब तैं फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई छिन सी सभी संस्थाएं, समिति और ये राज्य का सी सभी बच्चा बधाई का पात्र छिन जो हर वर्ष ये त्यौहार तैं बड़ी धूमधाम से मनाਉਂदा। और ये मौका पर शशि भूषण मैठानी जी जो समाज सेवी छिन तो तैं भी फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई चे कि लेकिन सी भी हर वर्ष ये पर्व तैं मनाਉਂदी आना छे। न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अलग अलग प्रांतों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तक के राज्यों में जाकर वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों व मुख्य अधिकारियों की देहरियों तक फूलदेई पर्व पर पुष्प वर्षा कर आए हैं और अपने उत्तराखंड के पर्व के महत्व को बताकर आए हैं शशि भूषण मैठानी जी। दोस्तों, सबसे पहले हिमालय और उत्तराखंड के पर्यावरण, उत्तराखंड के संरक्षण, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए खास और विशेष पर्व फूलदेई पर आपको ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले अपने दोस्त, अपने छोटे भाई और समाज सेवी श्री शशि भूषण मैठानी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज एक बार फिर से हम सभी के बीच में फूलदेई का जो समाप्ति की कगार पर पर्व था वो पुनर्जीवित हो रहा है और उसके उस आयोजन में बहुत सारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आपके पिछले 2 दशकों के प्रयासों के फलस्वरूप, जिनके माध्यम से आपने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर के राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और स्वयं उत्तराखंड में और देहरादून में और प्रांत के अलग अलग हिस्सों में जाकर टोलियों के साथ में पुष्प वर्षा के अभियान, पुष्प वृक्षों के पौधारोपण के अभियान, इस किस्म के जो आपने रचनात्मक सांस्कृतिक कार्य किए हैं, उन्हीं के फलस्वरूप आज एक बार फिर से फूलदेई का जो पर्व था, जो कि समाप्ति की कगार पर था, वो जैसा मैंने शुरू में कहा वो वापस लौटा है और मजबूती के साथ में लौटा है। मुझे मालूम है कि आपने इस मिशन की शुरुआत लगभग 20 वर्ष पूर्व सन 2003 में चमोली गोपेश्वर से की थी और आज आपके उस हौसले के कारण, आपके उस जज्बे के कारण, आपकी उस लगन के कारण हम यहाँ तक पिछले 2 दशकों में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चैत का महीना की संक्रांति का दिन बिटिन पूरा महीना देलियों में फूल रखे जानन और यह संक्रांत हम फूलदेई संक्रांत का रूप में जानना। सदियों पुरानी हमारी यह परंपरा, हम लोग परंपरागत रूप से छौ मनाने लग्या। गाँव घरों में देलियों फूल सजदन ही लोक पारंपरिक जो हमारी परंपरागत हमारो त्यौहार छ, ई परंपरा थे प्रचारित प्रसारित करना का वास्ता मैं शशि भूषण मैठानी जी थे बधाई देना चाहूँ। उनको ये माँ उल्लेखनीय काम च। उत्तराखंड की सियासत में कभी हरीश रावत और रंजीत रावत की जोड़ी जय वीरों की जोड़ी कहलाती थी, लेकिन अब इन रिश्तों में ऐसी खटास है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वहीं एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रंजीत सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रंजीत रावत ने आगे कहा कि मेरा नशा खुद 35 सालों बाद टूटा। कभी एक दूसरे के लिए जान देने वाले रंजीत सिंह रावत और हरीश रावत की राहें पिछले कई सालों से जुदा जुदा है। इस विधानसभा चुनाव में रंजीत सिंह रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत ने बाजी मार ली। हालांकि विरोध के बाद उन्हें लालकुआं से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन वहां से भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हार के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है, जिसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अब कभी उनके खास में गिने जाने वाले रंजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर जोरदार हमला भी बोला है। मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रंजीत रावत ने जिद करी, तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने
खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया। और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा। और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मंशा एक दिन जाहिर की कि तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। ये मैंने ज़रूर कहा और मैं हमेशा अपनी बात पर टिकता हूँ, जो कहता हूँ उसको करता हूँ। मुझसे एक ही गलती हुई है कि इस बार मैं अपने कुछ साथियों के समझाने की वजह से पार्टी का वास्ता दे करके उन्होंने मुझे जो है सल्ट जाने के लिए सहमत कर दिया। वो मेरी राजनीतिक भूल थी बड़ी इस बीच। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हरीश रावत जी से कि उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था दिल्ली में, पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मुझे और उनको स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी के घर पे खेलगांव में बिठाया गया था। करीब 3.5 घंटे हमारी बैठक चली थी। उस दिन भी उन्होंने पांडे जी से कहा था कि रंजीत ने सल्ट में बहुत सारे विकास कार्य कराए, लेकिन सल्ट वालों ने इसको हरा दिया। इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम रामनगर लड़ो। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। लैंसडौन विधानसभा सीट से बम्पर जीत दर्ज करने वाले भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज कसा है। दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत से नहीं सीआर है, ये वोटिंग के बाद साफ हो गया है। दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर के साथ चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें हमेशा जीत मिली। मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद अब हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने कहा हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो कि हरक सिंह रावत में नहीं है। इसलिए अब जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली है। इतना ही नहीं, दिलीप सिंह रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेर-ए-गढ़वाल बताते हैं, दरअसल वो रंगा सीआर है। इस बार जनता ने वोटों का पानी डाला तो भेद खुल गया। आपको बता दें कि लैंसडौन विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप रावत ने बम्पर जीत दर्ज की है। दिलीप रावत ने लैंसडौन सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत की पुत्रवधू और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई को 9,868 वोटों के अंतर से हराया है। अनुकृति गुसाई की हार हरक सिंह रावत की हार के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है, और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। सर, जो अपने आप को वो शेरे गढ़वाल कहते थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग जरूर शेरे गढ़वाल कहते थे, वो प्रचारित किया हुआ था, लेकिन मेरी जनता ने ये बता दिया कि वो शेरे गढ़वाल नहीं, वो रंगे हुए शेर थे। और जनता ने जो वोट के रूप में जो पानी डाला, उसे पता चल गया कि वास्तविक रूप में वो सीआर है। डोईवाला से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक बृजभूषण गैरोला ने कल डोईवाला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर उनका आभार जताते हुए धन्यवाद किया। डोईवाला के राजीव नगर में नवनिर्वाचित विधायक बृजभूषण ने क्षेत्र के लोगों से मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हुए विश्वास दिलाया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें प्रमुखता से हल करेंगे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए विधायक बृजभूषण गैरोला ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनहित के कामों के कारण ही आज भाजपा सत्ता में है, और डोईवाला में भी बहुत बड़ी जीत त्रिवेंद्र जिनके कामों के कारण हासिल हुई है। इसलिए भाजपा अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है तो डोईवाला की सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए खाली करेंगे और एक बड़े अंतर से फिर से जीत कर भाजपा को मजबूत करेंगे। कि सभी सम्मानित जनता, मतदाताओं का और अपने यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत भारी मतों से मैं विधानसभा चुनाव जीता हूं, और हम सब उन्हें को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहां पर 5 साल आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से विधायक रहे, 4 साल मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में और इतने 5 साल में यहाँ पर बहुत विकास के ऐतिहासिक काम किए गए हैं।
पूरी विधानसभा में दूरस्थ क्षेत्रों में विकास के काम हुए। आप सब लोगों ने देखा है कि धरातल में पहली बार इतना अच्छा काम हुआ है। और क्योंकि हमारे केंद्र में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहा, राज्य में हमारी सरकार है, तो लगातार तालमेल से बहुत अच्छा काम हुआ और विकास के काम बहुत हुए हैं। जी, आपने कहा कि अगर विधायक त्रिवेंद्र रावत जी बनते हैं और उनको सीट की आवश्यकता होती है तो आप दोबारा सीट देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैंने कहा कि अगर नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे विचार करता है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं अपने यहाँ से अपनी विधानसभा का से उनको लिए सीट छोड़ने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो यहाँ से लगातार 2002 से यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अच्छे काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि प्रदेश में ईमानदार, अनुभवी और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज होली के त्योहार में भी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। होली का त्योहार है, ऐसे में हल्द्वानी बाजार में मोदी योगी के नाम की पिचकारी ने धूम मचा दिया है। मोदी योगी के मुखौटे, अबीर, भगवा रंग, होली के कपड़े, पिचकारी अधिक बिक रहे हैं। ग्राहक भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ कश्यप है। भगवा रंग की काफ़ी डिमांड है इस बार, पूरे बहुमत से सरकार आई है इस बार। तो पिछली बार से भी डिमांड है इस बार भगवा रंग की। और इस बार पिचकारियाँ भी नहीं आई हैं, सब में मोदी जी योगी जी चल रहे हैं हर जगह। पिचकारियों में भी मोदी योगी का काफ़ी क्रेज चल रहा है। बच्चों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है पिचकारियों में। पिछले 4 साल नहीं पिचकारियाँ आई हैं, सब मोदी जी योगी जी का आर्टिकल बना हुआ है सब में। बहुत है, पिछले 4 साल तो काफ़ी बढ़ा है। मोदी जी चल रहे हैं हर जगह, पिचकारियों में, होलियों में, रंग में, हर जगह मोदी छाए हुए हैं। अपने कारनामों को छुपाने के लिए शिक्षकों का पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के एकलव्य आवासीय विद्यालय में अज्ञात कारणों से बीमार पड़े 3 छात्रों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्रकार द्वारा बीमार छात्रों की कवरेज के दौरान शिक्षकों ने पत्रकार के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला कोतवाली पहुंचा, जहां पत्रकार ने शिक्षकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अपने कारनामों को छुपाने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय के शिक्षक हैवान बन गए और मामला उजागर न हो, इसके लिए पत्रकारों के साथ भी अभद्रता पर उतर आए। वहीं मामला कोतवाली पहुंचा तो शिक्षकों की पोल खुलने लगी और शिक्षक मौके से ही फरार हो गए। मामला खटीमा में एकलव्य आवासीय विद्यालय का है, जहां 3 बच्चों का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पार टीवी के संवाददाता द्वारा समाचार संलग्न करने के दौरान शिक्षकों द्वारा पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कैमरा छीनने का प्रयास भी किया गया। यही नहीं, पूरा मामला जब पुलिस की दहलीज पर पहुंचा तो पुलिस पत्रकारों पर समझौता का दबाव बनाने लगी। वहीं मीडिया कर्मियों की एकजुटता से शिक्षकों के खिलाफ खटीमा कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मुझे बोले, हाँ मुझे, हाँ आप बोले, हाँ बिल्कुल। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पत्रकार जी की, हमारे पत्रकार जी, ये बंदा रिकॉर्डिंग करेगा, ये हमारे पत्रकार है इस उत्तराखंड के, इस खटीमा के, ये हमारे पत्रकार। कौन से चैनल से हो? बाहर टीवी से है। ये हमारे तालियां, ये हमारे कैमरा, ये देखिए, ये ये देखिए, ये देखिए, ये हाथ छोड़ के हाथ खींच रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं और आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्रयास। ये देखिए, ये है यहाँ के लोग, ये जो टीचर हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से रिएक्ट इनका देख सकते हैं आप, ठीक है ना, इनका रिएक्ट, जिसके पास आईडी नहीं है और पत्रकार बन रहा है, ये वो आदमी है, ठीक है। ये वो आदमी, ये देखिए इनका जो रिएक्ट है, ये लड़ने को तैयार हैं। भैया मेरे को आईडी दिखाने का ऑथराइज नहीं है आपको। तो आप अंदर क्यों आ रहे हो? हु आर यू? दिखाएंगे नहीं, यू टेल मी हु आर यू? मैं आपको आईडी नहीं दिखाऊंगा ना। आप कैमरा क्यों क्लिक कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये देखिए आप, और ये रीजनल यहाँ से जो भी एकलव्य विद्यालय के पदाधिकारी है, जो भी है, मुझे नहीं जानता हूँ। क्या है यार, एक बार बता दे, एक बार में बता दे, मुझे बता, एक बार में बता दे, करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। एकलव्य विद्यालय चल, हमारे बच्चों से मिल, लेकर बच्चों को बाहर लेकर आओ, चला जा, बच्चों से मिल, आइए। ये है, हमने बच्चे से मिल लिए सर। नहीं तो हम बच्चे से मिल, आप कौन हैं? हम बच्चे से मिल, आप कौन है मुझे ये बताइए। ये आपको जब रिपोर्ट शाम को लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। आप कौन है ये बताओ। आपको जब शाम को लगेगी रिपोर्ट तो आपको पता चल जाएगा। हाथ छोड़, हम भी थाने में बंद होते हैं, थाने में हाथ छोड़, दोनों भैया दूर खड़ो, दूर खड़ो पहले। छोड़ का ड्रामा मत करना। ये देखना, ये लोग हैं, ये हाथापाई करने को तैयार है, दिख रहे हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये लोग उनके बदतमीजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से हाथापाई कर रहे हैं। भैया दूर खड़े हो पहले, है ना, ये दूरी तरीके से। आप दूर चलिए, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं अपने आप आऊंगा, अपनी गाड़ी से आऊंगा भाई, मैं पैदल दौड़ूंगा। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, है ना। हम गाड़ी से जाएंगे और अब हम थाने जाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। हम अभी थाने जा रहे हैं, उसके बाद। हाँ अरे भैया मैं गाड़ी से हूँ, मैं आऊंगा, गाड़ी में तो बैठूंगा। हाँ मैं आ रहा हूँ गाड़ी से भैया, मैं क्यों नहीं आऊंगा गाड़ी से। क्या एक आम आदमी
पत्रकार की गाड़ी में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है? ये मैं दिखाऊंगा आपको इनका बच्चा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये व्यक्ति, ये देख सकते हैं आप, ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन की ओर खड़े हैं और कह रहा मैं पत्रकार हूँ। अभी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, और देखिए ये आईडी दिखाएंगे आपको। आधे घंटे से गला दर्द हो गया बोलते बोलते। कोई बात नहीं, साफ है और मेरी आईडी ये है। अगर इसकी आईडी है तो कैमरा घुमा अपना, इसमें फ्रंट कैमरा भी होता है। मेरी आईडी बिल्कुल अपनी आईडी दिखाओ। हाँ दिखाएंगे आपको आईडी, ठीक है आपको आईडी दिखाएंगे। दिखाओ, 1 मिनट हो गया, ये फर्जी आदमी है, इसके पास आईडी नहीं। देख सकते हैं कि आप एक मीडिया चैनल को चलाने वाले लोगों। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मुझे सुंदर भाई का कॉल आया था। उन्होंने कहा यार कि हमें यहाँ पे कुछ लोगों ने रोका हुआ है, आप थोड़ा मेरी मदद करने के लिए पहुँचो। मैं सरकारी हॉस्पिटल जब गया तो मैंने देखा कि इनका एक बंदा उनकी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ था, और जो मोटरसाइकिल की चाबी ले गए इनको जो धमका रहा था, बोला तुम हमारी वीडियो कैसे बना सकते हो और तुम्हारा क्या अधिकार है। जिसकी मैंने उनको कहा कि भाई आप मोबाइल मत छीनो और गाड़ी की चाबी इन्हें दो और मेरे साथ चलो, मैं आपको खटीमा थाने ले चलता हूँ। नहीं, इनके साथ इन्होंने बदतमीजी भी करी और हाथापाई भी करी। जो मैंने खुद जो है इनका मोबाइल छीन के इनको वापस किया है। मैंने इनको समझाया भी लेकिन ये माने नहीं, और ये जो चिल्ला रहे थे बहुत समझाने के बाद, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से फिर कुछ शांत हुए और फिर मैं इनको लेके थाने पहुँचा हूँ। तो थाने पर जो है अभी इनकी तहरीर चल रही है। पुलिस का कहना है कि ठीक है, बोला इनने गलती की है क्योंकि एक पत्रकार पर इन्होंने मतलब हाथापाई और आरोप लगाया, अभद्रता का आरोप लगाया है, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं खुद था, मुझे कॉल करके घर से भाई ने बुलाया मुझे। मेरा नाम गोविंद लोहानी है, मैं खुद चकरपुर पचौरिया से बिलोंग करता हूँ। कोटद्वार के गाड़ी घाट इलाके के झूला पुल में मारपीट मामले में कोटद्वार पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इलाके में पीएससी को तैनात कर दिया गया है। दरअसल रविवार देर शाम नगर निगम क्षेत्र के गाड़ी घाट के झूला पुल में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई थी। धीरे धीरे झड़प खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में मामूली विवाद पर झगड़ा शुरू हुआ, जो खूनी संघर्ष झड़प में बदल गया। खूनी संघर्ष के बाद हरकत में आई कोटद्वार पुलिस ने मामले में रवि, गौतम, विश्वास और लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोटद्वार के गाड़ी घाट क्षेत्र में वर्ष 2014 में भी 2 पक्षों की मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। आपको बता दें कि रविवार को आम पड़ाव निवासी नदीम का झूला बस्ती में उर्मिला देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बीच बचाव को लेकर रवि और प्रशांत भी बीच में कूद गए, जिसके चलते मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। घटना में अशरफ नाम के शख्स की बेस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये तो पहले एक छोटा झगड़ा हुआ था और जिसका रिपरकशन ये हुआ था कि फिर उसको जो है दोबारे कुछ लोग जाके जो है उसमें दूसरे लोगों को मारपीट की गई थी, जिसमें ये जो है किसी के ज़्यादा गंभीर चोट आ गई थी और उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो मेन प्रकरण तो यही है। तो जो अभी शहर में जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो उसके लिए पुलिस के द्वारा एहतियात क्या कदम उठाए गए? देखिए, इसमें एक्स्ट्रा पुलिस बल पूरा जनपद से मंगा लिया गया है, पीएसी भी लगा दी गई है और जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एडिशनल एसपी साहब को मैंने निर्देश दिया है कि आज या कल में जो है हर हालत में जो है जो हमारी सीएलजी और शांति सुरक्षा समिति की मीटिंग है उसको जरूर कर लें, ताकि वहाँ के मौजूद लोगों से संवाद हमारा बना रहे। गिरफ्तारी कितने लोगों की? गिरफ्तारी 3 लोगों की होगी। खासकर देखा जाए अभी दो दिन बाद होली में और तनाव बढ़ सकता है, तो इसके लिए भी नहीं बढ़ेगा। तनाव क्यों बढ़ेगा? उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने फोर्स बुला रखा है, एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे रहेगा होली तक, और जैसा मैंने कहा कि संवाद कायम किया जाएगा ताकि जो है इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस पूरे मामले को सांप्रदायिक माहौल देने का प्रयास किया जा सकता है? नहीं, गलत है। इसमें कोई सांप्रदायिक माहौल वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। तो इसके लिए कुछ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो बवाल किसी ने कहता ना? बिल्कुल की जाएगी। जो इसको गलत रंग देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित RR सिनेमा में द कश्मीर फाइल फिल्म को देखने के लिए पहुंची हिंदू संगठनों से जुड़ी साध्वी प्राची ने फिल्म देखने के बाद फिल्म को कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ हुई घटना की सच्चाई बताई है। उनका कहना है कि हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ घटना हुई है उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट गई है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल को जल्द ही टैक्स फ्री करने की मांग भी की है। RR सिनेमा के अंदर कश्मीर के हिंदुओं की जो रियलिटी दिखाई है उसको देखने आए। रियलिटी को देख कर के वास्तव में हमें तो देख कर के बेहद दर्द हो रहा है। जिन लोगों ने उन विषम परिस्थितियों को भोगा है, उस दर्दनाक हादसे को सहन किया है,
उन लोगों की हिम्मत समझती हूँ। वास्तव में आज मेरी भी हिम्मत टूट गई इसको देख। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करूँगी कि इस कश्मीर पिक्चर का टैक्स फ्री किया जाए और युवाओं को ज़रूर दिखाया जाए, कॉलेज में बच्चों को ज़रूर दिखाया जाए। हर हिंदुस्तानी को कश्मीर के ऊपर जो पिक्चर बनी वो देखनी चाहिए। ये जो कश्मीर के अंदर घटनाएं घटी है, कश्मीर के हिंदुओं को जो टॉर्चर किया गया, जो एक तरह से नरसंहार किया गया, वो हर भारतीय को देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। घोषणा की गई है रातों रात हिंदुओं को घर खाली कर देना चाहिए तुरंत। पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, उनकी बहन, सबसे बड़ा जो हादसा मेरे दिल पर बैठा, एक कश्मीरी जो बहन थी उसके पति को मारा गया और उसको वो छुपाया उससे पहले, लेकिन उसको मारा गया और उसको मारने के बाद उसके चावल जो उसके मुंह पर फेंके, जो उसे ज़बरदस्ती खिलाए, वो दर्दनाक पीड़ा थी, मैं उसको सहन नहीं। कांग्रेस ही थी जो कश्मीरी पंडितों को भगाने में जिन्होंने योगदान दिया। यही तो दुख है कि लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हुआ और देश के अंदर सरकारें चुपचाप आंखें मूंद कर बैठी रही। सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र और सहयोगी संगठनों की ओर से वनाग्नि को रोकने के लिए चलाई गई जागरूकता यात्रा चौथे दिन सोमवार को थराली में समाप्त हुई। थराली नगर पंचायत सभागार में सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस समापन गोष्ठी में बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश दुबे, थराली नगर पंचायत की अध्यक्ष दीपा देवी भारती समेत मध्य पिंडर रेंज और अलकनंदा रेंज थराली के वन क्षेत्र अधिकारियों ने भी शिरकत की। संरक्षण के द्वारा आज यहाँ पे नगर पंचायत में बैठक रखी गई, जिसमें नगर पंचायत द्वारा अपना पूरा सहयोग दिया गया और काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्हें ये बताया गया कि जंगल में आग कैसे रोकना है और उसमें जब आग लगाई जाती है तो उसमें काफ़ी विषैले पदार्थ जलते हैं, जिसमें जो है मनुष्य को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके से इस हरकत को रोकने के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखी और जन जागरूकता अभियान हम लोगों द्वारा निकाला गया, ऐसा शपथ हमने ली। के आदेश पे ये कार्यक्रम आज का समापन हुआ थराली में और ये बहुत अच्छा प्रयास है। सभी पर्यावरणविद चाह रहे कि चिपको आंदोलन के बाद अब की जंगलों को जलने से बचाया जाए, सभी लोग सहयोग करेंगे। इसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला और हम लोग सब मिलकर के इस बार जंगलों को आग से बचाएंगे। जंगलों को आग से बहुत नुकसान होता है, पिछली साल बहुत हमारे जंगल जले हैं, तो इसलिए एक पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया गया संस्था द्वारा, तो मैं इसमें भाग लेकर के बड़ा सौभाग्यशाली। हमारी जो यात्रा थी चिपको के बाद फिर यही पुकार, जंगल नहीं जलेंगे अब के बाद। इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत जैसे कि ये पता है कि आज से 50 वर्ष पूर्व चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा ही पुनः अपने जंगलों को बचाने के लिए यह एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है कि जो चिपको की एक पीढ़ी जो आज से 50 साल पहले थे, वो अब उम्र के इस अवसान की ओर है कि उनके द्वारा जो प्रयास उस वक्त किए गए थे वो अब उन्होंने नई टीम को अपना जो दायित्व है वो सौंपा है और इसी की प्रेरणा और खासकर उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री चंद्र प्रसाद भट्ट जी की यह यात्रा की जा रही है। तो इसमें सर्वप्रथम हमने प्रथम चरण में जो चिपको के जो मातृस्थल रहा ग्राम खल्ला, जहाँ पे कि सर्वप्रथम चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वहाँ से और पोखरी ब्लॉक के देवस्थानम तक लगभग हमने उस 25 गाँवों में पदयात्रा के द्वारा गोष्ठियों कर लोगों से वनाग्नि के कारण और उसके निराकरण के उपायों पर चर्चा करने के साथ ही एक शोध रिपोर्ट भी तैयार की गई और द्वितीय चरण में कड़ाकोट पट्टी के कोट कंडारा से और थराली तक यह यात्रा संपन्न की गई है। इस यात्रा के दौरान मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोगों से वनाग्नि के कारण क्या हैं और उनके निराकरण के क्या उपाय हो सकते हैं और धरातल पर ऐसी कौन सी ठोस योजना जो बन सकती है कि जो ग्रामीणों से निकल कर आए कि जिसका क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लग सके। यह इसी उद्देश्य के तहत यह यात्रा एवं यह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है।
काशीपुर में रंगबाज कांग्रेसी नेता का कारनामा उजागर हुआ है। नाबालिग किशोरी के साथ ही परिजनों ने कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेसी नेता का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेसी नेता पर नाबालिग किशोरी ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि किशोरी को किसी न किसी बहाने से कांग्रेसी नेता और राशन डीलर अपने कार्यालय पर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकत करता था। वहीं मामला परिजनों को पता लगा तो परिजनों ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं रंगबाज आरोपी कांग्रेस नेता का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और रंजिशन उनको फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। परेशान करता है, हमारे घर आता, हमारी शराब पीता और ऑफिस में बुलाता, बदतमीजी करता मेरे साथ। कौन? मैंने बताया ना, धमकी देगा रहता, कहता था तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा अगर कुछ भी किया तो तूने। और ऐसे 100 रुपये देता रहता था और कहता था 1.5 लाख होगा और ये हो गया। कौन था वो बंदा? अरशद नाम था उसका। क्या करता है? कोटा का काम, चावलों का। कहाँ का रहने वाला? यहाँ ही चुंगी पे रहता। तहरीर दी पुलिस, छोड़ हो गया। अब ये एक महिला हैं रियाज नाम की, तो इनका ये अरशद है राशन डीलर। इस पे आरोप है कि इसने इनकी जो नाबालिग लड़की है इसको अपने ऑफिस में मदर कॉलोनी में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। तो वो इनकी एप्लीकेशन आई है, तो जिस पे अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद इसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी तक की जांच में ऐसा है कि अरशद का आरोप है कि ये जो रियाज नामक महिला है इसने अपने मकान का सौदा किया था अरशद के साथ, लेकिन वो मकान भी उसकी ननद का होना बताया गया, जिसके कारण उसने कोर्ट में 156(3) में धोखाधड़ी की एप्लीकेशन डाली है। तो उसमें भी अभी प्रोसेस में है 156(3) के तहत मुकदमे की। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।